नमस्ते बच्चों। हम रीतिकाल के बारे में बात कर रहे थे बीए पार्ट सेकंड के लिए। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन मैं आपको पढ़ा रही थी। जो कल वीडियो डाला था उसमें हम वहाँ पर मेरी बात समाप्त हुई थी कि रीतिकाल में कवि ज़्यादा और आचार्य कम हुए, क्योंकि आचार्यों की तरह जो विवेचना, जो लक्षण ग्रंथों की जो परिपाटी थी वो परिपाटी हिंदी में नहीं चली, और वो जो कवि हिंदी में हुए वो आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते थे। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो शब्द शक्ति का विषय, तो दो चार कवियों ने नाम मात्र के लिए इस विषय को लिया, और इस विषय का स्पष्ट बोध होना तो दूर, कहीं कहीं भ्रांत धारणाएं अवश्य पैदा हो गई थी। तो केशवदास का नाम हम आचार्य की उसमें लेते हैं श्रेणी में। तो केशवदास ने सारी सामग्री कहाँ कहाँ से ली, उन्होंने लक्षण ग्रंथकार कवियों के सारे भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने न तो अलंकार क्षेत्र में कुछ मौलिक विवेचन किया और न रस के क्षेत्र में। कहने का तात्पर्य यह है कि केशव को भी अगर हम आचार्य की श्रेणी में लेते हैं तो हमें ये ध्यान रहना होगा या रखना होगा कि कोई नया अलंकार या कोई नया रस केशव ने हमें नहीं दिया, बल्कि जो संस्कृत साहित्य में जो रस और अलंकार थे उन्हीं का विवेचन उन्होंने काव्य निर्णय में किया है। काव्य निर्णय उनकी एक पुस्तक है जो अलंकारों के ऊपर लिखी गई है। तो उन्होंने किसी भी तरीके का कोई वर्गीकरण नहीं किया। और उसके साथ ही साथ दूसरी बात ये भी हम कहें कि उनके जो अलंकार थे वो अलंकार आरंभ से ही हमें संस्कृत में देखने को मिलते थे। दूसरी बात ये भी है कि केशवदास जो थे उन्होंने रूपक जो लिए, अब ये थोड़ा मुश्किल विषय है, आप लोगों की समझ में थोड़ा कम आएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक काव्य अलंकार, रस, छंद, निरूपण ये सब समझ से थोड़ी मुश्किल चीज़ है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें इस पे कि केशवदास ने जो 3 रूपक लिए थे वो दंडी से लिए। दंडी, भामह, मम्मट ये सब संस्कृत के आचार्य हैं, और इस 3 रूपक, अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक, ये उन्होंने दंडी से लिए। तो केशवदास ने न तो ये कोई बात लक्षणों में प्रकट की, न उदाहरण से किसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया। तो एक ऊपरी ढांचा ही हमें लगता है जो केशवदास ने लिया। दूसरी बात हम करते हैं भूषण की। भूषण जो आते हैं उन्होंने भी उदाहरण अलंकार के न होकर भाव के हो गए। भूषण का उदाहरण ही सबसे गड़बड़ उदाहरण उन्होंने दिया। तो जब काव्यांगों का स्वतंत्र विवेचन ही नहीं हुआ तो फिर वाद शब्द कहाँ से प्रचलित होता। संस्कृत साहित्य में जिस तरह अलंकारवाद है, रीतिवाद है, रसवाद है, ध्वनिवाद है, वक्रोक्तिवाद है, अनेक वाद पाए जाते हैं, तो हिंदी के रीति क्षेत्र में इन अलंकारों का कोई रास्ता नहीं निकला। तो केशव के बाद जो थोड़ा बहुत चिंतन मनन रस और काव्य के बारे में हुआ वो भी कुल मिलाकर धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। दूसरी बात हम ये करें कि रीति ग्रंथों के जो कर्ता थे वो भावुक थे, सहृदय थे और निपुण कवि थे। एक शब्द आया है यहाँ पर, सहृदय। ये शब्द हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि सहृदय व्यक्ति, सहृदय कवि ही काव्य रचना कर सकता है। सहृदय, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो संवेदनशीलता से परिपूर्ण हो, उसमें उतना
होना चाहिए कि वो किसी दृश्य को, किसी भी भाव को वो पकड़ पाए और उसको पकड़कर वो काव्य रचना कर पाए। इस तरह से जो सबसे बड़ा कार्य रीति के कवियों ने किया या रीतिकाल के कवियों ने किया, ये हुआ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर और सरस उदाहरण श्रृंगार रस के हमें दिए। ऐसे सुंदर, ऐसे मनोहर उदाहरण संस्कृत के अगर हम सारे लक्षण चुनकर भी इकट्ठा करें तो हमें उतने सुंदर उदाहरण नहीं मिलेंगे जितने सुंदर उदाहरण रीतिकाल के कवियों ने हमें दिया। और इनका झुकाव जो रहा, रीतिकाल के कवियों का जो झुकाव रहा, वो झुकाव नायिका भेद की ओर कुछ अधिक ही रहा। बहुत मुक्तक रचनाएं हिंदी में उस दौरान हुई। इस रस का इतना अधिक विस्तार हिंदी साहित्य में हो गया कि इसके एक अंग को लेकर भी अलग से स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए। प्रमुख रसराज श्रृंगार को ही कहा जाता है, पहले नंबर का रस है, और रसराज भी श्रृंगार रस को ही कहा जाता है। और रीतिकाल में श्रृंगार रस के ऊपर इतने मनोरम, इतने सुंदर ग्रंथ लिखे गए, वो हमारे रीतिकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है, और इस आलंबन और उद्दीपन, ये दो शब्द भी आप समझ लें जो रसों में बहुत महत्वपूर्ण है। आलंबन जो है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसका नक्सिक वर्णन हमारे यहाँ पर चित्रकला में भी नक्सिक वर्णन प्रमुख है, और बनी ठनी जो हमारी चित्रकला की शैली है वो भी आप इतिहास में पढ़ते होंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। तो श्रृंगार से परिपूर्ण नायिका का चित्रण करना और नख से लेकर सिख तक, मतलब पाँव से लेकर सर तक उसका वर्णन किया जाना। ये वर्णन पाँव से शुरू होके सर तक चलता है, न कि सर से शुरू होके पाँव पर उतरता है। और उसी दौरान जो उद्दीपन है, एक आलंबन जिसका वर्णन किया जा रहा है, और उद्दीपन जो उस आलंबन को उद्दीप्त कर रहा है। तो ये जो ऋतु वर्णन है जो आपको रीतिकाल में देखने को मिलता है, भक्तिकाल और रीतिकाल के बॉर्डर लाइन में, जैसे हम जायसी की बात करें, जायसी की पद्मावत, अब तो फिल्म भी इस पे बन चुकी है, तो जो लोग परिचित नहीं हैं जायसी की पद्मावत से वो भी परिचित हो गए हैं। तो जायसी की जो पद्मावत है उसमें नागमती का विरह वर्णन है, और उस नागमती के विरह वर्णन में हमारी 6 ऋतुओं का वर्णन है कि किस तरह ऋतु आती है। और जितना सुंदर वर्णन जायसी ने ऋतुओं का नागमती के विरह वर्णन में किया है, वो एक कितने सुंदर दृश्य आपके सामने पैदा होते हैं कि कोई सहृदय व्यक्ति उससे अलग नहीं रह सकता। तो 12 मासे की पद्धति में भी कुछ कवियों ने ग्रंथ लिखे, और इस तरह से प्रकृति की जो अनेक रूपता, प्रकृति किस किस रूप में कैसे कैसे व्यक्ति को प्रभावित करती है, जीवन के भिन्न भिन्न जो चिंतनीय विषय हैं या जिन बातों का चिंतन हमें करना चाहिए, उन बातों को किस तरह प्रकृति अपने रहस्यों से प्रकट करती है और वो कवि उस रहस्य को पकड़ पाता है। दूसरी बात ये है कि रीतिकाल में जो कुछ कवियों के बीच जो भाषा शैली है, जो अलंकार विधान है, इनमें थोड़ा बहुत भेद दिख सकता है, पर इनकी जो अभ्यंतर प्रवृत्ति थी, जो आंतरिक प्रवृत्ति थी, उसमें आलोचना की सामग्री हम बहुत कम पाते हैं कि किसी कवि ने किसी दूसरे कवि की आलोचना की हो, ऐसा हम रीतिकाल में कम पाते हैं। दूसरा जो हमें एक तरह से नुकसान हुआ रीतिकाल में, वो ये हुआ कि भाषा उस समय तक आते आते सैकड़ों कवियों के हाथों से गुजरकर जिस प्रौढ़ता पर पहुंच जानी चाहिए थी, वो उस प्रौढ़ता पर नहीं पहुंची, और उसमें बहुत सारे दोष कई जगह पाए गए। ब्रज भाषा काव्य में भी थोड़ा बहुत दोष पाया गया।
तो भाषा का जो परिमार्जित रूप था वो परिमार्जित रूप हमें रीतिकाल में मिल जाना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। जैसे भूषण के लिए हम कहें, उदाहरण के लिए हम आपको भूषण का उदाहरण दे रही हूँ मैं, आपके कोर्स में भी है कि भूषण अच्छे कवि थे और वीर रस को लेकर उन्होंने रचना की। भूषण ही एक ऐसे कवि थे रीतिकाल में जो वीर रस के कवि माने जाते हैं। नहीं तो रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने जो रचनाएं की वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं की। तो वीर रस का जो पूरा आवेश उनमें था, लेकिन उनकी भाषा दोषपूर्ण रही। तो तोड़ मरोड़ कर उन्होंने भाषा को थोड़ा विकृत भी कर दिया कहीं जगह पर। तो भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी, इन दोनों काव्य भाषाओं का कवियों ने अपनी इच्छा के अनुसार मिश्रण कर लिया। दोनों भाषाएं उस समय की भाषा थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। जिस कवि की जो इच्छा होती थी वो उस भाषा को अपना लेता और उसके साथ वो प्रयोग करता था। इस तरह से हम ये कहें कि ये जो ढांचा भाषा का बना, ये बात अधिकतर ब्रज भाषा के साथ रही। तो रीतिकाल में भाषा का परिमार्जित रूप हमें नहीं मिला, लेकिन श्रृंगार रस से परिपूर्ण काव्य, लक्षण ग्रंथ, श्रृंगार के मनोरम चित्रण और साथ ही प्रकृति का मनोहारी रूप और प्रकृति का विभिन्न रूपों से एक मानव को परिचित कराना और प्रकृति में होने वाले बदलावों को बहुत करीब से देखना। यहाँ पर हम एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि कालिदास का जो मेघदूत है, वो मेघदूत जब हम आज बात करते हैं अलंकारों की, छंदों की, तो हम ये कहते हैं कि मानवीकरण अलंकार नया अलंकार है। छायावाद ने इस अलंकार को अपनाया, ऐसा हम हिंदी साहित्य वाले लोग मानते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मानवीकरण अलंकार वेदों से ही चला आ रहा है। वेदों में जो जल है वो देवता के रूप में है, जो अग्नि है वो देवता के रूप में है, जो वरुण है वो देवता के रूप में है। तो जब हम किसी भी प्रकृति के क्रियाकलाप पर मानव के क्रियाकलापों का आरोपण कर देते हैं तो वो मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार तो था। उसके बाद अगर हम आगे चले तो संस्कृत साहित्य में मानवीकरण अलंकार खूब रहा। कालिदास का जो मेघ है, और मेघ जो यक्ष है वो मेघ को संदेश देता है ये कहकर कि तुम अलकापुरी में जाना, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ऐसा होगा, फिर तुमको वहाँ पे इसका घर मिलेगा, फिर तुम वहाँ कम बरसना, तुम उनको डराना मत। इस तरह की वार्तालाप वो मेघ से करता है। जो बादल है उस बादल से वो यक्ष वार्तालाप करता है और तुम जाकर मेरी प्रेमिका को ये संदेश दे देना। तो स्वाभाविक है, मेघ है प्रकृति का ही एक वो रूप है। उस प्रकृति को यक्ष सारे मानव के क्रियाकलापों का आरोपण कर रहा है, तो मानवीकरण अलंकार तो वहाँ पर भी है। इसलिए हम ये कहें कि नया है, नया नहीं है। रीतिकाल में भी इस अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ। प्रकृति को कवियों ने अच्छे से जाना और हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया। इस तरह से जो रीतिकाल है वो प्रकृति के सुंदर मनोरम चित्र, नायिकाओं के अंग सौंदर्य का चित्र, नक्सिक वर्णन और श्रृंगार का भरपूर चित्रण रीतिकाल के कवियों ने किया। रीतिकाल के लिए आगे हम दूसरे वीडियो में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।